अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा तीसरा लेक्चर है उसके बारे में। हमने ऑलरेडी दो अपलोड किए हैं लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों की डिमांड ज़्यादा रही है कि इकोनॉमिक्स के बारे में लेक्चर्स अपलोड किए जाएं, तो इस सिलसिले में हमने एक इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो क्रैश कोर्स आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपकी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरी फिर से एक बार गुजारिश रहेगी कि जो फ्रेंड्स नए आए हैं चैनल पे वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे एस्पायरेंट्स हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी सजेशंस रखें। तो दोस्तों, चलिए हम तीसरा लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तीसरा अभी हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे यूटिलिटी के बारे में, और उससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो तीसरा जो लेक्चर है हमारा, वो हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमारे स्क्रीन के सामने है। तो यूटिलिटी, जैसा कि हमने पहले कहा था कि इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। और इस यूटिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो है वो है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, कितनी यूटिलिटी मिलती है, यानी द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 यूनिट्स ऑफ ब्रेड खाए, या 10 यूनिट्स या 5 यूनिट्स ऑफ ब्रेड खाए, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स कंज्यूम करने से आपको टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, उस टोटल सेटिस्फैक्शन को, उस टोटल यूटिलिटी को हम कहते हैं कि ये इस कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कमोडिटी के कुछ टाइप्स इस बुनियाद पे भी किए जाते हैं, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ऑर्डिनल में हम पढ़ते हैं कि ऑर्डिनल में हम देखते हैं कि जो यूटिलिटी है उसको कार्डिनल नंबर्स के ज़रिए मेजर नहीं किया जाता, बल्कि लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के ज़रिए मेजर किया जाता है, ठीक है। और कार्डिनल में कार्डिनल नंबर्स के ज़रिए यूटिलिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। टोटल यूटिलिटी जब भी हम मेजर करें तो ये यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट, क्योंकि कार्डिनल नंबर्स के जरिए यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे भी हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखते हैं टोटल यूटिलिटी में। जब टोटल यूटिलिटी हमें डिराइव करनी होगी तो हम देखेंगे कि हमें कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, तो उस यूटिलिटी को कहेंगे टोटल यूटिलिटी। इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। यानी जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी का, उसके बाद हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है। तो दूसरा यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली, उसके बाद तीसरा हम करते हैं कंज्यूम, तो तीसरा यूनिट कंज्यूम करने से हमें एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो इस एडिशनल यूटिलिटी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एडिशनल कितनी सेटिस्फैक्शन मुझको मिली। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के जरिए समझाया है, अगर हम 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उनसे मिलते हैं हमें 100 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी का यूनिट जो है मेजर किया जाता है यूटिल्स के जरिए, ठीक है। तो जब हम 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमें 100 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिले, और 11th यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो हमको मिले 110 यूटिल्स। तो इसका मतलब है कि जो 11th यूनिट हमने कंज्यूम किया किसी कमोडिटी का, उसके जरिए से हमें 10 यूनिट्स एडिशनल मिले, 10 यूटिल्स हमको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली। तो ये 10 यूटिल्स जो है, बाय कंज्यूमिंग द 11th commodity, 11th unit of that commodity, that 10 utils is known as marginal utility, and it is calculated, it is measured by this formula, ठीक है। ये इस फार्मूला के जरिए मेजर किया जाता है।
यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी। nth मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 10 किए थे कंज्यूम, ठीक है, और हमने अब 11th किया कंज्यूम, तो nth का मतलब है 11th यूनिट, ठीक है। इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 माइनस 1 यानी 10, ठीक है। तो 11 माइनस 10 जो एडिशनल 1 यूनिट हमने कमोडिटी का कंज्यूम किया था उसकी यूटिलिटी इसके बराबर होगी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एक बहुत ही अहम लॉ है इकोनॉमिक्स में, जो हमें बहुत ही निहायत ज़रूरी है पढ़ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। ये एक ह्यूमन नेचर है, यानी जितना एक इंसान, जितना एक इंडिविजुअल किसी भी कमोडिटी का मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो उस कमोडिटी के मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करने से इंटेंसिटी ऑफ वांट कम हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको चाहत है कि मैं एक गाड़ी लाऊं, ठीक है, तो जब आप गाड़ी लाते हैं आप की जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आपको गाड़ी चलाने की जो इंटेंसिटी आपकी चाहत थी वो दिन ब दिन कम होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप चाहते हैं कि मैं अब गाड़ी ही ना चलाऊं। या फॉर एग्जांपल आप आपको जब भूख लगती है तो आप किसी कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो जब आप उसका एडिशनल यूनिट खाते हैं तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट जो है, आपकी भूख जो है वो मिट जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी भूख बिल्कुल ही मिट जाती है एंड यू डोंट वांट टू कंज्यूम एनी मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। तो ये एक इंसान की फितरत है, ये एक इंसान का जो नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी होते हैं, जो भी हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसका जो हम सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, यानी दूसरा तीसरा चौथा जो हम यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे हमें लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन फिर मिलती है, ठीक है। जितनी सेटिस्फैक्शन हमें पहले यूनिट से मिली थी उतनी सेटिस्फैक्शन दूसरे यूनिट से नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें तीसरे यूनिट से नहीं मिलती। तो जितना हम सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उतनी सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाती है, ठीक है। उतनी एडिशनल यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट टेंड्स टू डिक्लाइन विद कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जितना हम ज़्यादा यूनिट्स ऑफ किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं उतनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। तो अब क्या देखना है हमको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline। यानी मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जितना हम किसी कमोडिटी का मज़ीद ज़्यादा जो है यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उतनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने से कम होती जाती है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, ठीक है। इट हैपन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो है, ये फिनोमिनन जो है ये सच है हर किसी कमोडिटी के लिए और हर किसी सर्विस के लिए, ठीक है। हर किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट अप्लाइज टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है। इसके ये दूसरे नाम भी है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कुछ टर्म्स के मीनिंग। पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे पास डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड के बारे में पहले हम जानेंगे डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड इज डिफाइंड एज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, ठीक है। तो डिमांड का मतलब जो है वो है किसी कमोडिटी को बाय करने की डिजायर, किसी कमोडिटी को परचेज करने की डिजायर, बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर। लेकिन आपके पास डिजायर हो
और आपके पास परचेजिंग पावर ना हो तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। आपके पास एक परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, यानी आपके पास पैसे भी होने चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। एंड तीसरी बात यह है कि विलिंगनेस टू स्पेंड एट ए गिवन प्राइस, ठीक है, किसी खास प्राइस पर जो आपको ये कमोडिटी मिलती है उस पर आप विलिंग भी होने चाहिए कि इस प्राइस पर मैं ये चीज़ खरीदूंगा, इसको हम डिमांड कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जहन में रखनी है डिमांड के रिलेटेड, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि डिज़ायर, ठीक है, तो पहली चीज़ है डिज़ायर। डिज़ायर पहले हमें होनी चाहिए कि मैं किसी कमोडिटी को बाय करूँगा, ठीक है। दूसरी बात यह है हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए, ठीक है। परचेजिंग पावर एक होती है डिज़ायर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि परचेजिंग पावर होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि विलिंगनेस टू स्पेंड एट ए गिवन प्राइस, किसी खास प्राइस पर इस चीज़ को खरीदने की विलिंगनेस हमारे पास होनी चाहिए। हम विलिंग होने चाहिए कि इस प्राइस पर मैं इस चीज़ को खरीदूंगा। तो ये होती है डिमांड। एंड डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड और प्राइस जो है ये हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ेंगे। डिमांड और प्राइस जो है इनकी हमेशा से एक खास रिलेशन रही है। तो डिमांड जो है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो इनकी एक बहुत ही अहम रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस की। इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है हमारा वो है सप्लाई का। Supply is defined as the quantity of a commodity that the producer is willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time. यानी सप्लाई जो है ये एक क्वांटिटी, कमोडिटी की ऐसी क्वांटिटी है जो एक प्रोड्यूसर विलिंग है सेल करने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक खास वक्त पर जो सेल करने के लिए तैयार है एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक खास क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, वो उस क्वांटिटी को कहते हैं हम सप्लाई, ठीक है। और लाइक डिमांड सप्लाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और ये हम लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ेंगे कि सप्लाई और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है, और हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें ज़रूरी पढ़नी है इकोनॉमिक्स के आगे जो हमारे कंसेप्ट्स आएंगे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर दैट। तो मार्केट क्या है? मार्केट रेफर्स टू ऑल सच अरेंजमेंट्स दैट ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स यानी कमोडिटीज़ को खरीदने वाले और कमोडिटीज़ को बेचने वाले, ये दोनों इन कंटैक्ट आ जाते हैं, कंटैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि ये जो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ये कैरी आउट किया जा सके, ये सेटल हो सके। तो मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे वेरियस बायर्स एंड सेलर्स कांटेक्ट में आ जाते हैं ताकि जो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैरी आउट किया जा सके। तो ये एक मार्केट सिचुएशन होता है। एंड इट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कम्प्लेक्स। कभी भी जब हम मार्केट की बात सुनते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स है, कोई मतलब बहुत सारे शॉप्स होंगे वहाँ पे, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने वाले होंगे या सेल करने वाले होंगे। तो ये हमें आता है, ठीक है, हमारे जहन में शॉपिंग कम्प्लेक्स का कंसेप्ट आता है। लेकिन शॉपिंग कम्प्लेक्स को का जो है कोई खास लेना देना इस मार्केट के साथ नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे पास है ऑनलाइन मार्केट्स भी हैं, वहाँ पे भी सेलर्स और बायर्स के बीच में कांटेक्ट होता है। तो दैट is also known as a market. So there is this condition is not necessary for existence of a market that the shopping complex must exist there. ठीक है, तो इसलिए शॉपिंग कम्प्लेक्स के बगैर भी एक मार्केट एग्जिस्ट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है टर्म कॉस्ट। Cost is defined as the expenditure incurred by a producer on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity. तो कॉस्ट का मतलब क्या है? ये एक एक्सपेंडिचर होता है, ये एक खर्चा होता है जो इनकर करता है एक प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर इनकर करता है
फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, दो टाइप्स के इनपुट्स होते हैं हमारे पास, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इनपुट्स हैं उनको हम नॉन फैक्टर इनपुट्स कह सकते हैं। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है, कॉस्ट का मतलब है कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इनकर किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, इन दोनों चीजों पर, ठीक है, जो हमें कोई प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी होती है फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, यानी फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए जो फैक्टर इनपुट्स यूज किए जाते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स, उन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको कॉस्ट कह सकते हैं हम। दूसरी बात, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट्स, ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। A producer does not always purchase inputs from the market. ये हमें पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा मार्केट से गुड्स परचेज नहीं करता। तो क्या करता है? समटाइम्स ये कुछ अपनी चीजों को भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो सेल्फ ओनड इसके पास इनपुट्स होते हैं उनको भी कभी कभी ये इस्तेमाल करता है, यूज करता है, यूटिलाइज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, ही मे यूज हिज फैमिली मेंबर्स, कभी कभी अपने फैमिली मेंबर्स को एज लेबर यूज करता है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग जो बाहर के लेबर्स हैं उनको हायर करने के बजाय अपने ही फैमिली मेंबर्स को कभी कभी ये लेबर पे लगाता है, ठीक है। और ही मे यूज हिज पर्सनल लैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन लीज, यानी रेंट पे लैंड लेने के बजाय कभी कभी ये अपनी ही लैंड यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो एक्सपेंडिचर इनकर करता है कोई भी प्रोड्यूसर फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स, जो ये मार्केट से परचेज करता है इनपुट्स, उस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ये इसका अपना नहीं होता। ये एक्सपेंडिचर जो इन इनपुट्स पे होता है वो इनपुट्स इसके अपने नहीं होते। लेकिन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स जो है, जो हम अभी बात कर रहे थे, जो इसका मतलब फैमिली मेंबर्स होंगे या इसका अपना लैंड होगा, तो वो उसके सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं, उन पे जो एक्सपेंडिचर इनकर होगा उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक टर्म जो हमारे पास है वो है रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज सेल रिसीट्स, ठीक है, और मनी रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। जो कोई भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोड्यूसर सेल करता है उससे क्या इसको रेवेन्यू मिलता है, उससे इसको कितना सेल होता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये रेवेन्यू है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, या ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है उसका ये रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई मैच स्टिक की फैक्ट्री रन करते हैं और यू प्रोड्यूस 100 मैच बॉक्सेस डेली, इसमें हमने 100 मैच बॉक्सेस डेली प्रोड्यूस किए, ठीक है। सपोज बाय सेलिंग दीज मैच बॉक्सेस यू अर्न ₹1000। 100 मैच बॉक्सेस को सेल करने से हमें 1000 एक दिन में 1000 रुपीज मिल गए, तो दिस 1000 रुपीज इज आवर रेवेन्यू। और इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट, एक तो कॉस्ट है जो इस चीज को बनाने के लिए लगा, ठीक है, और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर का अपना प्रॉफिट है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये उस प्रोडक्ट का फिर रेवेन्यू कहलाएगा। इसके बाद जो हमारे पास टर्म है वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म हमने इससे पहले भी पढ़ा, वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में एक मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, ये उसके रिलेटेड है। कैपिटलिज्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which private entrepreneurs own and control property according to their interests। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे तमाम जो प्रॉपर्टी होती है या तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है
एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या डिफरेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, और इसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली सेट प्राइसेस। ये हमने एक मार्केट इकोनॉमी में भी पढ़ा था कि वहां पे मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड और सप्लाई वो प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यही कैपिटलिज्म जो है वो मतलब इट इज अ साइनोनिम ऑफ दैट मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, इन अ वे दैट कैन सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक। द एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म इज द मोटिव टू मेक प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव पाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी में, या मतलब जो जिसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ होता है, जिसको मैनेज और ओन करता है गवर्नमेंट, वहाँ पे जो मोटिव होता है उस इकोनॉमी का वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है मोटिव। एडम स्मिथ जो 18th सेंचुरी के फिलासफर हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनिवोलेंस ऑफ द बुचर दैट द ब्रेवर और द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। यानी इसका मतलब है कि जो मतलब बुचर होता है या ब्रीवर होता है या बेकर होता है, उनकी ये बेनिवोलेंस नहीं होती कि हम अपना डिनर एक्सपेक्ट करें कि हम अपना डिनर खाएंगे उनकी बेनिवोलेंस की वजह से, बल्कि उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि ये चीज़ें बनाते हैं वो, तो उनका एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है इसमें, ठीक है। तो कैपिटलिज्म का मतलब यही है कि एक सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइव करता है एक इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी को क्या करता है ड्राइव, सेल्फ इंटरेस्ट। ये इसमें कोई सोशल वेलफेयर की मैक्सिमाइजेशन का मोटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये है कैपिटलिज्म का मतलब। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे ही एंड करते हैं अपना लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द 4th लेक्चर वेरी सून। अगर हो सके तो आज ही इंशाल्लाह वो 4th लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हमको पता है कि बहुत कम दिन रह गए हैं। तो दोस्तों फिर से मेरी एक बार गुजारिश रहेगी कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरी बहुत बार रिक्वेस्ट रहती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। देखिए हम आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, तो इसके बदले हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आई होप कि आपकी वजह से भी हमारा जो हेल्प हो जाएगी, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हमने जैसे आपसे कहा था कि जो हमने एक फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए MCQ सीरीज़ लाई है, वो इंशाअल्लाह आज या कल हम लॉन्च करेंगे। आप वो हम एक लिंक देंगे, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह वी विल मीट सून। अल्लाह हाफिज़।